हाफिज सईद का कहना था कि हमने जमातुल दावा इसलिए बनाया है क्योंकि हमको इस्लाम का विस्तार करना है। सऊदी अरब जाकर हाफिज सईद की मुलाकात वहाँ के शेखों से हुई। वहाँ के शेख अफगान और सोवियत के युद्ध में भाग ले रहे थे। हाफिज सईद उनसे बहुत प्रभावित हुआ और यहीं से उसके आतंक की कहानी की शुरुआत होती है। हाफिज सईद को उसकी मां ने बचपन में ही कुरान रटा दी थी। हाफिज सईद को कुरान बहुत अच्छे से याद थी, इसीलिए उसका नाम हाफिज रखा गया। लखवी का तर्क ये था कि इस्लाम ने मुसलमान को ये भी कहा है कि जिहाद करना है। 1989 में सोवियत जब अफगानिस्तान से चला गया तो एमडीआई से अलग एक और संगठन बना, लश्कर ए तैयबा। 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकवादियों ने भारत की संसद पर घुसकर हमला कर दिया। साल 2008 में ही भारत पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो चुका था। जमातुल दावा में जो भी पैसा आता है वो सारा आतंकवादियों को जाता है। कुल मिलाकर जमातुल दावा लश्कर ए तैयबा के लिए वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। अमेरिका ने हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम रख दिया। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं बात बाजार। बात बाजार में आज बात होगी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और इसके आका हाफिज सईद की। कैसे हाफिज सईद ने आतंक का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, कैसे बार बार प्रतिबंध लगने के बावजूद उसने भारत में हमले जारी रखे, उसकी फंडिंग कहाँ से होती थी, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इसलिए बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाफिज सईद का जन्म 1950 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा में हुआ। हाफिज सईद कुल 5 भाई बहन थे, 3 भाई 2 बहनें, जिसमें हाफिज सईद सबसे बड़ा था। हाफिज सईद का परिवार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था, जो कि बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया। वहां जाकर इसके पिता ने एक किराने की दुकान खोली और इसकी मां बहुत धार्मिक थी, इसलिए उसने मदरसा शुरू कर दिया और इस्लाम की शिक्षा देने का काम किया। हाफिज सईद को उसकी मां ने बचपन में ही कुरान रटा दी थी। हाफिज सईद को कुरान बहुत अच्छे से याद थी, इसीलिए उसका नाम हाफिज रखा गया। बात करें अगर हाफिज सईद की पढ़ाई लिखाई की, तो इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से 2 मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा किंग सऊद यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ और अरबी भाषा में विशेषता हासिल की। इसके बाद वो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहा। इसके बाद 1980 के दशक की शुरुआत में यूनिवर्सिटी द्वारा उसे हायर एजुकेशन के लिए सऊदी अरब भेजा गया। सऊदी अरब जाकर हाफिज सईद की मुलाकात वहाँ के शेखों से हुई। वहाँ के शेख अफगान और सोवियत के युद्ध में भाग ले रहे थे। हाफिज सईद उनसे बहुत प्रभावित हुआ और यहीं से उसके आतंक की कहानी की शुरुआत होती है। साल 1985 में जिहादी ज़की उर रहमान लखवी सोवियत अफगान युद्ध में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात 2 लोगों से हुई, हाफिज सईद और जफर इकबाल। इन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था जमात उल दावा। लखवी का मन हुआ कि क्यों न इन दोनों के साथ मिलकर काम किया जाए, लेकिन दोनों के बीच में एक मतभेद था। हाफिज सईद का कहना था कि हमने जमात उल दावा इसलिए बनाया है क्योंकि हमको इस्लाम का विस्तार करना है, क्योंकि दावा का मतलब होता है इस्लाम में आने की दावत देना। लेकिन लखवी का तर्क ये था कि इस्लाम ने मुसलमान को ये भी कहा है कि जिहाद करना है, इसलिए सिर्फ दावा से कोई मतलब नहीं बनेगा। इस मतभेद के बीच इन दोनों की मुलाकात होती है अफगान सोवियत युद्ध में भाग लेने वाले अब्दुल्ला अज़्ज़ाम से। अब्दुल्ला अज़्ज़ाम एक फिलिस्तीनी जिहादी था जो कि सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान गया था। ओसामा बिन लादेन अब्दुल्ला अज़्ज़ाम को अपना उस्ताद मानता था। अब्दुल्ला अज़्ज़ाम के हस्तक्षेप के बाद एक नया संगठन बना जिसका नाम रखा गया मरकज़ अल दावा वल इरशाद। लेकिन 1989 में सोवियत जब अफगानिस्तान से चला गया तो एमडीआई से अलग एक और संगठन बना, लश्कर ए तैयबा। इसका प्रमुख था हाफिज सईद। इसके बाद हाफिज सईद ने आईएसआई की मदद से पीओके और पंजाब में लश्कर ए तैयबा के नए नए कैंप्स बनाने शुरू कर दिए और इसका जो मुख्यालय बना वो पंजाब के मुरीदके में बना। ऐसा कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने भी इस मरकज़ के लिए अच्छी खासी फंडिंग की थी। इसके बाद साल 1999 में लश्कर ए तैयबा ने अपना पहला फिदायनी हमला किया। इसमें बांदीपोरा के बीएसएफ हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और डीआईजी एसके चक्रवर्ती सहित 4 लोगों की मौत हुई। इसके बाद 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकवादियों ने भारत की संसद पर घुसकर हमला कर दिया। वो 5 तो वहीं मारे गए, लेकिन इस हमले की साजिश के लिए अफजल गुरु नाम के एक आतंकवादी को फांसी की सजा दी गई। लेकिन इस हमले के पीछे जो असली साजिश करता थे वो लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठन थे। दिसंबर में भारत की संसद पर हमला हुआ था, लेकिन इसके 3 महीने पहले सितंबर में ही अमेरिका पर 9/11 का भी अटैक हो चुका था। अमेरिका इस बात से बहुत नाराज़ था, इसलिए उसने लश्कर ए तैयबा को एफटीओ की सूची में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान पर इस बात के लिए बहुत दबाव बनाया कि वो आतंकवाद को पालता पोसता है। पाकिस्तान पर बहुत दबाव बना और आखिरकार साल 2002 में
पाकिस्तान ने भी लश्कर तैयबा को बैन कर दिया। लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगने के बाद हाफिज सईद ने अपने पुराने संगठन जमात उल दावा को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। इसके लिए उसने एमडीआई को भंग कर दिया और एमडीआई और लश्कर तैयबा के पूरे संसाधनों को जमात उल दावा की ओर शिफ्ट किया। जमात उल दावा की इस्लामी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ पूरे पंजाब और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में फैली हुई हैं। जेयूडी कई सारे अस्पताल, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस सेवाएं, स्कूल और मदरसे चलाता है। इसके अलावा ये संगठन बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करता है। लेकिन ये सब तो हाथी के दिखाने की दांत हैं। असल में जमात उल दावा में जो भी पैसा आता है वो सारा आतंकवादियों को जाता है। जमात उल दावा अगर जब किसी की मदद करता है तो ऐसे समय में लोग मुसीबत में फंसे होते हैं और जमात उल दावा उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको कट्टरपंथ और आतंकवाद के रास्ते पर लेकर जाता है। कुल मिलाकर जमात उल दावा लश्कर तैयबा के लिए वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। लश्कर तैयबा को आतंकवाद को बढ़ावा देना था, लेकिन उसके ऊपर बैन लग चुका था, तो इसलिए इसके लिए उसने दो संगठनों को चुना। एक तो जमात उल दावा से उसकी फंडिंग होती थी। दूसरा, आतंकवाद के काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए उसने एक और संगठन चुना जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन बैंड संगठन सिमी का एक प्रोडक्ट। सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। आतंकवादी घटना को अंजाम देने का इंडियन मुजाहिदीन का अपना एक अलग तरीका था। ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईडी ब्लास्ट करते थे और खुद ही इसकी जिम्मेदारी ले लेते थे। साल 2005 में इसने पहली बार आईडी ब्लास्ट किया वाराणसी के एक घाट पर, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और कई सारे लोग घायल हुए। इसके बाद एक एक करके इसने कई सारे शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट किए और आखिरकार 2010 में इसके ऊपर बैन लग गया। लेकिन इसके पहले साल 2008 में ही भारत पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो चुका था, 26/11 का हमला। तारीख थी 26 नवंबर और जगह थी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। 10 आतंकवादियों ने मुंबई के प्रमुख स्थानों पर हमला कर दिया। करीब 4 दिन तक पुलिस से मुठभेड़ हुई और 9 आतंकवादी मारे गए। एक को जिंदा पकड़ा गया जिसका नाम था अजमल कसाब। पूछताछ के दौरान अजमल कसाब ने ये माना था कि उसने लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली है। लेकिन 2014 में हाफिज सईद ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि मुंबई हमलों से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस हमले के चलते साल 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने हाफिज सईद पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके 4 साल बाद यानी साल 2012 में अमेरिका ने हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम रख दिया, क्योंकि 26/11 के हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई। हाफिज सईद पर इनाम रखा गया, लश्कर तैयबा को बैन किया गया, इंडियन मुजाहिदीन को बैन किया गया, लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। इसके 4 ही साल बाद साल 2016 में हाफिज सईद ने एक और बड़ा आतंकवादी हमला कर दिया। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकवादियों ने सुबह करीब 5:30 बजे भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर एक के बाद एक करीब 17 हैंड ग्रेनेड फेंके। इस हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसके जवाब में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें 40 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा गया और कई सारे लॉन्च पैड्स तबाह किए गए। उरी हमले के बाद फिर से वही हुआ जो पहले से होता आया है। पाकिस्तान पर फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और इसके चलते जनवरी 2017 में हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो नवंबर में ही फिर से छूट भी गया, लेकिन हाफिज सईद के लिए ये कोई नई बात नहीं थी क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी थी। वो पहले भी इस तरह से कई बार गिरफ्तार हुआ है और फिर छूट चुका है। खैर, वो जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आने के बाद उसने जमात उल दावा के राजनीतिक चेहरे के तौर पर एक नई पार्टी बनाई, मिल्ली मुस्लिम लीग। इस पार्टी की स्थापना के बाद साल 2018 में होने वाले चुनाव की वो तैयारी करने लगा। हालांकि इस दल को चुनाव आयोग से मान्यता न मिल पाने पर पहले से मान्यता प्राप्त एक छोटे से दल अल्लाह अकबर तहरीक के पोस्टर तले अपने लोगों को उसने चुनाव लड़वाया। हालांकि जब नतीजे आए तो हाफिज सईद को 0 बटे सन्नाटा मिला। इसके बाद फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। इसके बाद फिर से वही हुआ, पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के अमरीकी दौरे के पहले जुलाई 2019 में ही हाफिज सईद को फिर से एक बार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद साल 2020 में हाफिज सईद को 11 साल की सज़ा हुई। साल 2022 में हाफिज सईद को फिर से एक अदालत ने आतंकवाद के आरोप में करीब 31 साल की सज़ा सुनाई। साल 2024 में यूनाइटेड नेशंस ने यह बताया कि हाफिज सईद कुल मिलाकर करीब 78 साल की सज़ा काट रहा है। अब आते हैं हाल ही में हुए पहलगाम हमले पर। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस हमले के पीछे कौन था। दरअसल इस हमले के पीछे एक संगठन है जिसका नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। द रेजिस्टेंट फ्रंट लश्कर तैयबा का ही एक संगठन है, क्योंकि लश्कर पर भी बैन लग चुका है और जमात उल दावा पर भी साल 2019 में बैन लग गया। 2019 में ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया गया। इसलिए ताकि आतंकवाद की निरंतरता में कोई कमी ना आए, इसलिए हाफिज सईद ने ये एक नया संगठन बनाया था।
यानी कुल मिलाकर पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी साजिश भी जेल में बैठे बैठे हाफिज सईद ने ही रची थी और उसको अंजाम दिया। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने लाहौर से 40 किलोमीटर दूर मुरिदके में लश्कर के मुख्यालय को तबाह किया था। हाफिज सईद करीब 3 दशक से ज़्यादा के समय से भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हाफिज सईद पर बैन लगा, उसके कई सारे संगठनों पर बैन लगा, उसके ऊपर इनाम रखा गया, लेकिन उसके बाद भी उसका आतंकवाद का कारोबार कभी भी रुका नहीं। उसकी फंडिंग में कोई कमी नहीं आई और उसने लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। तो ये सब होता कैसे है, उसकी फंडिंग होती कैसे, अब इसको समझते हैं। एक तो हाफिज सईद ने कई सारे संगठन बना रखे हैं, जैसे कि जमात उल दावा, फतह इंसानियत फाउंडेशन। ये संगठन अपने आप को चैरिटी संगठन बताते हैं, लेकिन असल मायनों में ये आतंकवाद की फसल को खाद पानी देने का काम करते हैं। यहाँ तक कि इन आतंकवादी संगठनों को यानी जमात उल दावा और फतह इंसानियत फाउंडेशन, ये जो तथाकथित चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको यूएस एड से भी पैसा मिलता है। लेकिन इन सब के अलावा आतंकवाद को पालने पोसने का ठेका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी ले रखा है। साल 2008 में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने यह बताया कि आईएसआई ड्रग्स तस्करी से साल में जितने पैसे कमाती है उसका 25% आतंकवाद को जाता है। डीएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करती है। इसके अलावा आतंकवाद का कारोबार ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली जैसे कारोबार से भी चलता है। तो ये था आतंकवादी हाफिज सईद के जीवन का, उसके साम्राज्य का, उसके आतंक का पूरा लेखा जोखा। लेकिन ये इस वीडियो का अंत नहीं है, ये भाग 1 है। इस वीडियो का भाग 2 हम कुछ ही दिनों में लाएंगे, जिसमें एक और बड़े आतंकवादी की कुंडली खोलेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।